खुश आमदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो 24 अगस्त सन 2024 सुबह 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। अपना मेज़बान इशफाक गौहर हाज़िर खिदमत है। प्रोग्राम सलाम जेके में आज भी बात जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से होगी और सियासत से हटकर कुछ मामलात पर गुफ्तगू होगी। महकमा सेहत की एक बड़ी स्कीम का हाल क्या कुछ हो रहा है उस पर बात करेंगे। और फिर जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया के अंदर माना जाता है अपनी खूबसूरती की वजह से, और उस खूबसूरती के अंदर एक बुनियादी नुक्ता जो है वो है झील डल। सूरत हाल क्या कुछ है आज ज़रा उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सियासी उफक पर कल से बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं और आज भी पूरे दिन श्रीनगर के कांग्रेस दफ्तर पर नजरें रहेंगी। मामला क्या है उस पर भी बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के खीमे में क्या कुछ चल रहा है उस पर भी आएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कुछ करने जा रहा है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आज अपना मंशूर ले आ रही है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक एक करके आपको ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर भी ज्वाइन करेंगे, जहां पर खबर, तजिया और तबसरा हर पल आपके साथ रहता है। तो फिलहाल प्रोग्राम का हस्बे वादा करते हैं आगाज़ और सबसे पहले ज़रा हिस्ट्री की किताब को खंगालते हैं और आसिफ रशीद आपके सामने आएंगे जो आपको बताएंगे कि तारीख के पन्नों में आज क्या कुछ रकम तराज हो चुका है और उनमें अहम तरीन वाक़ात जो उनकी नज़र के सामने गुजरे हैं वो फटाफट से आपके सामने रखेंगे। और उसके फ़ौरन बाद सियासत से लेकर समाजी और इक़्तिसादी मामलात पर हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहेंगे हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे। जी आसिफ, खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। 8:38 हो गए हैं। आज हफ्ते का दिन है, साल 2024, 24वीं तारीख अगस्त का महीना अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक। कुछ अहम तरीन वाक़यात आज रोनमा हुए हैं माजी में और कुछ अहम तरीन शख्सियात आई हिंदुस्तान की सियासत में जिनका बड़ा नाम है। फिल्मी दुनिया से वाबस्ता कई लोग और समाजी मुसल्ला कई ऐसे लोग जो इस दुनिया से चले गए और कई के आज पैदाइश भी हुई है। चंद अहम तरीन वाक़यात आपके सामने हिस्ट्री ऑफ द डे के जरिए रखेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। आज ही का दिन तारीख आती है 24 अगस्त की। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर सूरत के साहिल पर पहुंचा। गुजरात से इसकी शुरुआत हुई। इसके 8 वर्षों बाद 1608 में बरतानिया के पहले नुमाइंदे की भारत के सूरत बंदरगाह पर आज ही के दिन आमद हुई। ये 8 वर्षों की इसी मुद्दत के दौरान यानी 2 बड़े इवेंट्स आज के दिन होते हैं जब अंग्रेज अपना निज़ाम कायम करने की हिंदुस्तान में मुकम्मल तौर पर कोशिश करते हैं और 8 वर्षों में 2 बार वो इस तरह के बड़े इवेंट्स में कामयाब भी होते हैं। 1853 में पहली बार न्यूयॉर्क शेफ जॉर्ज क्रम ने आज आलू का चिप्स बनाया जो दुनिया भर के अंदर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मकबूल है। साल 1908 में भगत सिंह के साथी इनकलाबी शिवराम राजगुरु की पैदाइश आज के दिन हुई। यानी 3 साथियों जिनको फांसी दी गई, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। उनमें राजगुरु एक ऐसे शख्स थे जो 1908 में आज के दिन पैदा हुए। 1206 में आज ही के दिन कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर में ताजपोशी हुई। इसके बाद एक तवील मुद्दत तक इन्होंने मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर राज कायम किया। सन 1929 में फ़लस्तीन की जद्दोजहद आज़ादी का आगाज़ करने वाले यासिर अरफात की पैदाइश भी आज के दिन हुई। 1969 में वीवी गिरी भारत के चौथे सदर आज के दिन बने और आज ही का दिन था जब 5वां सदर भी फ़खरुद्दीन अली अहमद की चेहरा जो हिंदुस्तान को मिला उनकी सूरत में 1974 में। तो 1973 में वीवी गिरी 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने और 74 में जाकर फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें सदर के तौर पर आज जिम्मेदारी लेते हैं। 2006 में पलटू से निज़ाम शमसी के 9वें सियारे का दर्जा वापस लेना या छीनने का फैसला आज ही के दिन हुआ। तारीख में 24 अगस्त आता है। 1995 में शुमाली अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 95 जो आम लोगों के लिए आज पहली मरतबा दस्तयाब कराया गया। इसके बाद 2004 में एक और अहम तरीन कोशिश हुई, लेकिन पहला माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 95 लोग भी चला सकें, इस्तेमाल कर सकें, आज के दिन ये इजाज़त शहरियों को मिली। अमेरिका से शुरुआत हुई। 1814 में बरतानवी फ़ौज ने आज ही के दिन वाशिंगटन डीसी को मुकम्मल तौर पर तबाह किया और इस तरीके से ये शहर तकरीबन 100 बरस लग गए नए सिरे से तामीर हो, लोगों के बसने का और दुनिया भर से यहाँ आने का सिलसिला 100 बरसों की तवील मुद्दत के बाद 1914 पहली जंग अजीम के तकरीबन आसपास शुरू हुआ। और 1965 में आज ही के दिन पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में आया और बड़े सगीर हिंदो पाक में ये दूसरा इस तरह का बड़ा इदारा था। इससे पहले एक ढाका के अंदर कायम करने की कोशिश हुई थी जो कामयाब नहीं हुई थी,
लेकिन 1965 में इस्लामाबाद में कोशिश कामयाब हुई। ये हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद अहम तरीन वाक़यात, कुछ बड़े इवेंट्स थे। प्रोग्राम को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे और इस खास इवेंट के बाद आज सबसे पहले बात होगी एक ऐसे मामले की जिस पर मुतअद्दिद रिपोर्ट्स अब तक सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर माहौलियात को नुकसान पहुंचने की कई रिपोर्ट्स का खुलासा हुआ, रिपोर्ट्स के जरिए पता चला और इनमें कई तरह के चैलेंजेस जो हम सबके सामने हैं। लेकिन उस खूबसूरत मकाम की जिसको देखने के लिए या वादी कश्मीर में जब भी सयाह जाते हैं, लाखों की तादाद में आज भी मौजूद हैं, तो सबसे पहली नज़र शहर श्रीनगर में किसी की पड़ती है तो उस खूबसूरत और तारीखी झीले डल पर, उस कुदरती आप कह सकते हैं हुस्न से मालामाल इलाके पर, जहां आज के वक्त में इंतजामी सतह पर नाकामियां आड़े आ रही हैं और मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज सबसे पहले खबर का आगाज़ करते हैं खूबसूरत झीले डल से, जो इंतहाई खूबसूरत है। लेकिन जब आप पेपर्स को खंगालते हैं, जब आप रिसर्च को देखते हैं, जब आप ग्राउंड ज़ीरो को देखते हैं, तो ये अनमोल नगीना जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है और इंसानी गफलत, सरकारी अदम तवज्जो की वजह से ये तमाम मामलात सामने आ रहे हैं। जहां रियासत इस वक्त इंतखाबी दंगल में है, वहीं पर शुक्र ये भी है कि कुछ हसास इदारे भी इन तमाम मामलात पर नज़र रख रहे हैं और यही वजह कि झील डल में बढ़ती आलूदगी का संजीदा नोटिस लिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे आप NGT कह रहे हैं, उन्होंने इस ज़िमन में एक कदम आगे बढ़ाते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बाज़ाब्ता तौर पर ज्वाइंट कमेटी बनाई है जिनको ये काम सौंपा गया है कि झील के अंदर पोल्यूशन जो है ये किस तरीके से बढ़ रहा है, सोर्स इसका क्या है और इसको कैसे प्लग किया जाए, उन तमाम मामलात के लिए एक ज्वाइंट कमेटी बनाई गई है। सीरियस नोट लिया गया है उस रिपोर्ट का जो रिपोर्ट JKPCC की तरफ से दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि झील दम तोड़ रहा है और झील के अंदर गंदगी और गलाजत आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ रही है, जिसकी वजह से झील का पानी जो है यह काबिल इस्तेमाल नहीं रहा है। और एनवायरमेंटलिस्ट और दीगर लोग जो है उनका लगातार ये मानना है कि जो गाइडलाइंस सरकार ने फ्रेम की थी, अगर उन गाइडलाइंस को देखा जाता तो ये सही होता, इस तरीके की सूरत हाल नहीं होती। बहरहाल अब जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब ये साफ हो गया है कि अनट्रीटेड डोमेस्टिक वाटर ये झील के अंदर जा रहा है, जो वायलेशन है जी एनवायरमेंटल नॉर्म्स के। वाटर सैंपल रिपोर्ट जो NGT को मिले हैं उसने इस बात की तस्दीक कर दी है और ये भी साफ हुआ है कि ये जो STPs हमारे बनाए गए थे, जो कहा गया कि सीवरेज और ट्रीटमेंट प्लांट से काम होगा, उसकी सूरत हाल क्या है उस पर भी एक जायज़ा लिया जाएगा, उसको भी देखा जाएगा। लेकिन ये साफ हो रहा है कि झील के आसपास का इलाका जिनमें तेल बल है, लाल बाजार है, आसपास का इलाका है और बशमूल वो 910 हाउस बोट जो झील डल के अंदर है, निगीन झील के अंदर है, उनका अक्सर पानी जो है डिस्चार्ज जो है वो झील के अंदर जा रहा है, जो ट्रीटमेंट के बिना जा रहा है, जिसकी वजह से तबाही उरूज पर है। STPs का डाटा परफॉर्म किया जाएगा, यानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो सरकार ने बनाए थे, कहा गया था कि अब झील का खतरा खत्म हो जाएगा। लेकिन सूरत हाल ये है, रिपोर्ट सरकारी ये बता रही है कि झील दम तोड़ रहा है। झील के मुंतज़मीन लगातार ये कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, और इस ऑल इज वेल सिंड्रोम ने आज तक झीली डल को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। झील जिन्होंने माजी में देखा हो, 70 और 80 की दहाई में जिन्होंने झील को देखा और जिन्होंने आज झील को देखा है, उनकी जुबान से कभी सुनिएगा कि सूरत हाल किस कदर अबतर हो रही है। इमरान नाइकू हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, सियासत की बात अपनी जगह, लेकिन रियासत के अंदर अहम तरीन मामला ये भी है कि झील और आबी पनागाहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। और जब हम शहर श्रीनगर की बात करते हैं तो हमारे पास वाहिद मरकज़ जो सयाहत का है वो झील डल है, लेकिन इब्तिदाई रिपोर्ट्स और NGT के फरमान के बाद ये साफ लग रहा है कि हुकूमत के दावे आज तक सभी सराब साबित हो रहे थे और NGT ने अज खुद इसका नोटिस लेते हुए आला सतही कमेटी तश्कील दी है। क्या कुछ डिटेल्स है, कमेटी के अंदर क्या कुछ है और PCC की रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ खुलासा किया गया था? जी बिल्कुल, आपने बड़ा खूबसूरत झील को तशबीह दी है कि ये हमारा जो हीरा है, हीरे के साथ आपने तशबीह दी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हीरे से बढ़ के भी हमारी ये
झील डल है। लेकिन बदकिस्मती से अब इसकी जो सूरत हाल है दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है और उसी ख़राब सूरत हाल का एनजीटी ने जो है सख्त एक्शन लिया है, नोटिस दिया है, जो कि जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की तरफ से जो इंकशाफात किए गए हैं कि झील डल के अंदर ना तो एनवायरमेंट नॉर्मली उसको फॉलो किया जाता, यानी कि माहौलियाती जो नॉर्म्स है, जो कानून है, उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। दूसरा ये कि झील डल के अंदर जो पानी जा रहा है, घरेलू पानी, डोमेस्टिक वाटर जो है, वो बेतहाशा डल के अंदर जा रहा है और उसको उसकी कोई देखभाल नहीं हो रही है। यानी कि उसके लिए हमारे पास जो STPs होते हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो बेकार है, जिसकी वजह से पूरा जो झील डल के अंदर पानी जा रहा है, जैसे आपने जिक्र 2-3 इलाकों का किया, तेलबाल वगैरह का, लाल बाजार का, वहाँ से घरेलू पानी जाके झील डल के अंदर जा रहा है। दूसरा ये कि जो एनवायरमेंट नॉर्म्स है उसकी वायलेशन हो रही है। हालांकि जिम्मेदार इदारे हैं जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि हमारे पास LCMA है, जिसे हम पहले लाउडा कहते थे, लेकिन 910 हाउस बोर्ड से ये पता चला है कि उनका पानी भी बेतहाशा जो गंदा पानी है जो उसमें यूज़ किया जाता है, वो भी डायरेक्टली झील डल के अंदर चला जाता है। और इसी तरीके से ये भी पता चला है कि इस JKPCC की जो रिपोर्ट NGT को जो सौंपी गई है कि इसमें वो केमिकल्स, मुज़िर केमिकल्स पाए गए, जैसे कि इसमें कॉलीफॉर्म है। कॉलीफॉर्म एक मुज़िर केमिकल है, और भी कई सारे केमिकल्स का इंकशाफ इस झील डल के अंदर पाया गया है। और इसके अलावा इस झील डल के अंदर सैंपल्स लिए गए थे, वाटर सैंपल्स 24 जगहों पर, और 24 में से सिर्फ एक जगह पर यह देखा गया है कि जहाँ पे ये जो वाटर है ये फिशेबल या स्विमेबल के लिए फिजिबल है। बाकी जो इसमें 23 जगह ऐसी पाई गई है जो बी क्राइटेरिया में नहीं आती है, और यानी कि बिल्कुल नॉर्म्स के खिलाफ है। यानी ये जो 24 में से 20-22 जगह हैं, यहाँ पर न तो मछली पाली जा सकती है और ना ही यहाँ पर स्विम किया जा सकता है, यानी पानी इतना जहर आलूदा है। सीधी सीधी बात ये है इस रिपोर्ट के अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कुल मिला के अगर हम नटशल में देखें, जो रिपोर्ट पेश की है JKPCC ने, उसमें ये कहा गया है कि एक तो ये फिजिबल नहीं है, पानी गंदा है, घरों से जो पानी जा रहा है उसके लिए जो STPs है वो बेकार है। और इस हवाले से अब जो इस केस की समाअत की गई NGT पे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, और इसकी चेयरमैन खुद समाअत कर रहे थे, और इसके साथ और एक जस्टिस थे और सीनियर ऑफिसर या मेंबर भी उस समाअत के दौरान थे, और जिन्होंने एक कमेटी, एक मुश्तरका जॉइंट कमेटी तश्कील देने की हिदायत दी। और उस कमेटी में ये कहा गया कि इस कमेटी की जो हेड करेंगे, जो सरबराही करेंगे, वो डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर करेंगे। साथ साथ इस कमेटी में पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी J&K के एक मेंबर होंगे। इसके अलावा LCMA के जो वाइस चेयरमैन है वो भी इस कमेटी के एक मेंबर होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के जो चंडीगढ़ रीजन के जो सीनियर ऑफिसर है वो इस कमेटी का मेंबर होगा। और इसके अलावा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक मेंबर को भी, एक सीनियर ऑफिसर को भी इस कमेटी का जो है रखा गया है। और कमेटी को ये हिदायत दी गई है कि वो ये देखे कि ज़राया क्या है इस पानी के, कि ये पानी जो इसमें ख़राब पानी जो जा रहा है झील के अंदर, जो झील ख़राब होती जा रही है, दिन ब दिन संगीन मसला होता जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है, वो कौन सा इदारा है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये भी कमेटी को बताया गया है कि उस इदारे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की वो सिफारिश करें। यानी कि सख्त जो है हिदायत दी गई है इस कमेटी को कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है, कि जो हमारा जो डल लेक है या नगीन लेक है, इसमें जो आलूगी बढ़ती जा रही है, इसमें जो मुज़र जो केमिकल्स पाए गए हैं, इस जो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की तरफ से रिपोर्ट सामने की गई है, इंतहाई अफसोस से हमें ये कहना पड़ता है कि जैसे कि गवर्नर साहब ने आगाज़ में इसको हीरे से तशबीह दी और भी बड़ी खूबसूरत बातें इस बारे में कही, लेकिन यही झील जो है अब ये मुज़र बनता जा रहा है। जो डोमेस्टिक वाटर है इसके लिए
कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है इसकी। हालांकि चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल 3 महीने का वक्त दिया गया है जी, विद इन द 3 मंथ्स फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ एनजीटी ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या करना है, एक ये देखना है कि ये कौन से प्लग्स हैं जो अभी तक फिट नहीं किए गए, जहां से ये गंदा पानी झील के अंदर आ रहा है, और कौन से इदारे हैं, कौन से अफराद ऐसे हैं जिनके लैतुलैल और जिनकी गलती की वजह से झील तबाही के दहाने पर पहुंचा है। और तीसरी बड़ी बात ये कि 1 हफ्ता कबल यानी नेक्स्ट हियरिंग से 1 हफ्ता कबल कंप्रहेंसिव एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो एनजीटी को सौंपनी होगी। यानी एनजीटी ने उन तमाम वादों और उन तमाम दावों पर सवाल खड़ा कर दिया है जो हुकूमती इदारों की तरफ से माजी के अंदर सामने रखे गए थे कि ऑल इज वेल है, सब खूबसूरत है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहां पर आपको खूबसूरत दिखे, लेकिन झील जिसे कहते हैं जो मेन सोर्स ऑफ वाटर झील के है, वहां पर किस तरीके की तबाही है, जो झील के अंदर के लोग हैं वो उनसे कभी खुलकर इस मामले पर जब आप गुफ्तगू करेंगे तो पता लगेगा। फिलहाल खबर ये कि एनजीटी ने संजीदा नोटिस लिया है, आला सतही कमेटी तश्कील दे दी गई है, कमेटी को काम सौंपा गया है और डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर इस कमेटी के निगरान होंगे जिनकी सरबराही में यह काम मुकम्मल किया जाएगा। सिफारिश भी की जाएगी, कार्रवाई भी की जाएगी और साथ साथ रिपोर्ट ने जो इंकिशाफ किया है कि पानी जो है न वो काबिल इस्तेमाल है, न वो काबिल स्विमिंग है और ना ही वहां पर आप बड़े पैमाने पर मछली पालन का कोई काम कर सकते हैं। तो ये हमारे झील की सूरत हाल है जिसे आप बैकबोन ऑफ टूरिज्म कह रहे हैं और तबाही हर गुजरते दिन के साथ झील के साथ लग रही है। हजारों करोड़ रुपया आज तक झील पर सर्फ किया गया और न जाने क्यों अभी तक भी वो बड़े नताइज हमारे सामने नहीं दिख रहे हैं। तो ये थी जनाब सियासत से हटकर एक बात जहाँ रियासत की इख्तिसादियात और रियासत की माइशत के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन ज़रा रियासत के उन लोगों की भी बात करते हैं जिन्हें हुकूमत की तरफ से एक तोहफा दिया गया था और सेहत स्कीम का तारुफ कराया गया था जिससे हज़ारों लोगों को बाज़ाब्ता तौर पर फ़ायदा भी मिला। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके ये सेहत स्कीम भी बंद हो रही है क्योंकि इतलात और ख़बरों के मुताबिक सरकार और इंश्योरेंस कंपनी के बीच मामला चल रहा है, मामला अदालत तक चला गया है और अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने बाज़ाब्ता तौर पर पीएमजेएवाई स्कीम को 1 सितंबर से बंद करने का फैसला ले लिया है। आप सबको याद होगा कि गोल्डन कार्ड के तहत लाखों लोग जम्मू कश्मीर के अंदर भी मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह, जिसको सेहत स्कीम का नाम दिया गया है, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम या इस स्कीम योजना के तहत लाखों लोग इलाज भी करवाते रहे। लेकिन आज के वक्त में मुश्किल यह है कि पिछले दिनों भी एक रिपोर्ट हमने आपको बताई थी जिसकी ऑफिशियली कंफर्मेशन भी हुई कि 15 और 16 मार्च के आसपास जब पहली मरतबा ये मामला नोटिस में लाया गया मुतलकीन के, जिम्मेदारान के, स्टेट हेल्थ एजेंसी से लेकर सूबाई सतह तक की इंतजामिया, यहाँ तक कि मरकजी वजारत सेहत तक भी बात पहुंची कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल जम्मू कश्मीर के अंदर सेहत की जो बुनियादी खिदमात हैं वो गोल्डन कार्ड पर फराहम करती है, उनको वो पैसा सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है। 15 और 16 मार्च के बाद न सिर्फ मकामी सतह पर बल्कि मरकज तक बात पहुंचने के बावजूद भी जो पिछला पैसा बकाया था, जो इन अस्पतालों को रकूमात वागुजार की जानी थी, इस स्कीम के तहत जिन लोगों ने इलाज किया, बिलखुसूस जो प्राइवेट इदारे हैं, उन तमाम लोगों को यह कहा गया था कि 31 मई 2024 तक आपका पैसा आपके खातों में आ जाएगा। 31 मई की तारीख भी गुजरी, उसके बाद 15 जून की अगली डेडलाइन फिक्स की गई, वो भी गुजर गया। फिर 31 जुलाई का एक और वक्त दिया जाता है, लेकिन बदकिस्मती ये कि 1 सितंबर या 31 अगस्त की शाम तक तमाम इदारों की तरफ से फैसला लिया गया कि अगर तब तक पैसा नहीं आता, जो 15 मार्च से जितना भी पैसा पेंडिंग है, अगर वो फंड्स उन सबको नहीं आते तो जो सेहत की खिदमात इस वक्त प्राइवेट इदारे गोल्डन कार्ड के तहत देते हैं वो बंद कर दी जाएंगी और मुश्तरका तौर पर फैसला तमाम लोगों का है। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं जी। तकरीबन 300 करोड़ से ज्यादा रकम है जो अभी इब्तिदाई इतलात आ रही है और हुकूमती इदारे और अस्पताल मुंतजमीन जहां पर डायलिसिस सेंटर है, प्राइवेट अस्पताल है, उनके बीच लगातार मीटिंग्स भी हुई हैं, एश्योरेंस भी आई थी। लेकिन मामला जब अदालत के अंदर चला गया, इफ्को टोक्यो जिसको ये काम सौंपा गया है कि वो इंश्योरेंस का पैसा इन इदारों को देंगे, उनकी वजह से जो लैतलैल हुआ, उसके बाद मामला अदालत तक चला गया। अदालत ने फैसला महफूज रखा है और अस्पताल के जिम्मेदार जिनमें डायलिसिस सेंटर्स भी हैं, उन्होंने फिलहाल यह फैसला लिया है कि वो इस
सेहत स्कीम को ज़्यादा देर तक और कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि उनका फाइनेंशियल ड्रेन लगातार हो रहा है। सईद तजम्मुल इस बड़ी खबर पर है जहां पर हज़ारों लोगों को फ़ायदा इससे मिल रहा है। डायलिसिस के मरीज इससे मुस्तफ़ीद हो रहे थे, लेकिन अब इत्तला यह है कि गैर सरकारी जो एम्पैनल्ड अस्पताल थे वहाँ पर शायद अब ये गोल्डन कार्ड नहीं चलेगा क्योंकि वाजिबुल अदा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और हुकूमती इदारे और इफ्को टोक्यो और अदालत के बीच मामला चल रहा है, जिसकी वजह से मुंतजमीन का मानना है कि शायद वो इसको कंटिन्यू ना कर पाए। डिटेल्स क्या कुछ है और क्या हुकूमती इदारे इस पूरे मामले पर संजीदा है कि मामला जल्द से हल हो, अदालत से रजू किया जाए? बिल्कुल, देखिए इशफाक साहब, जम्मू कश्मीर और मुल्क समेत ये एक बहुत बड़ा मामला खड़ा हुआ है कि जहां जम्मू कश्मीर में काफी गुर्बत से निचली सतह पे लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं। CVTS, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और उसके बाद कितनी ही सर्जरीज हैं जिनका इस्तेफादा जो है आयुष्मान भारत के इस खुसूसी गोल्डन कार्ड के नाम से इस स्कीम से फायदा हुआ था। लेकिन वक्त गुजरता गया और इस स्कीम ने भी श्रीनगर शहर के और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जो प्राइवेट अस्पताल हैं उन अस्पतालों में लगातार गोल्डन कार्ड का पैसा जो मालिकान को या एम्प्लॉयर को या बिल्डिंग के मालिक को पैसा न मिलने के बाद अब ये जो अस्पताल जो है तकरीबन बंद होने के कगार पे आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अस्पतालों के साथ साथ जो कि श्रीनगर कश्मीर मुनक्किद हुआ, गुज़श्ता महीने भी इजलास मुनक्किद हुआ और इजलास मुनक्किद होने के बाद तय पाया गया कि जब आपके पास पेमेंट नहीं आती है तो माल के मकान जिसकी बिल्डिंग आपने किराए पे ले रखी है उसका पैसा पेंडिंग है। जो आपके यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव है, जो आपका स्टाफ है, पैरामेडिकल और डॉक्टर्स वगैरह है, उनकी खिदमत हासिल न होने की वजह से आपको यकीनन दिक्कतें का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से आयुष्मान भारत की स्कीम का इतलाक तकरीबन खत्म होता जा रहा है। लेकिन श्रीनगर शहर आते आते जब आप बाकी डिस्ट्रिक्ट से बात करते हैं, मेरी अभी कुछ देर पहले बात हुई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो अस्पताल चलाए जा रहे हैं, मुंतजमीन के मुताबिक यहाँ अस्पतालों में जो पैसा गोल्डन कार्ड का या आयुष्मान भारत स्कीम का आम लोगों को इसका फायदा तो मिलता है, अस्पताल इस तरह अभी तक देती है, लेकिन इसका पैसा जो है वो सरकार की तरफ से अभी तक पहुंचा नहीं। चीफ सेक्रेटरी लेवल, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल और प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल पर तमाम बातचीत जो है नाकाम साबित हुई और कोर्ट ने भी दरवाजा खटखटाने के बाद सरकार को मतनबे किया था कि मामला को देखें, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से बातचीत न मिलने के बाद अब 1 सितंबर से तकरीबन जम्मू कश्मीर में और श्रीनगर शहर में अब गोल्डन कार्ड का इतलाक जो है तकरीबन ये सईद जमुल, एक बात और भी नोटिस में आ रही है कि बहुत सारे लोगों का जो पैसा, अगर कुछ लोगों का गलती से भी ज्यादा डिडक्शन होती थी और कुछ लोगों का अगर गैर जरूरी तौर पर पैसा चला भी गया तो वो वापस देने की एश्योरेंस कराई गई, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने इस सिलसिले में चूंकि उन्होंने जब हाथ पीछे खींचा है, वो गवर्नमेंट से टाई अप मुकम्मल तौर पर नहीं कर सके, तो वो पैसा भी एक तरह से जाया होता हुआ नजर आ रहा है और जिन लोगों को वापस मिलना चाहिए था, खबर यह है कि वो भी अभी इंतजार उनका भी तवील होता चला जा रहा है। बिल्कुल, देखिए न सिर्फ एक तरफ से आपके 3 स्टेक होल्डर्स है, गवर्नमेंट का पैसा जो इंश्योरेंस कंपनी के पास है वो पेंडिंग है, दूसरा ये कि ये जो पैसा जब क्रेडिट होता प्राइवेट अस्पतालों के लिए तो उसके बाद जो बिल्डिंग मालिक है बेशतर बिल्डिंगें किराए पे है और इन बिल्डिंग मालिकान को पैसा वागुजार होता। और जो तीसरी बड़ी समस्या है जो प्राइवेट डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स तो गवर्नमेंट की सर्विस तक करते हैं, शाम को सर्जरीज वगैरह के आते हैं जिन्हें इजाजत है, लेकिन जो मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली प्राइवेट अस्पतालों के साथ ही काम करते हैं उनकी तनख्वाहें भी 8-9 महीने से नहीं मिली है और बेशतर अस्पताल बंद होने के कगारे पे पहुंचे हैं। लेकिन उससे पहले एक आखिरी ऑप्शन अब ये है कि शायद गालिबन जम्मू कश्मीर में ये स्कीम जो है ये अस्पताल 1 सितंबर से एज ए मार्क का प्रोटेस्ट बंद कर रही है ताकि सरकार के साथ कोई बातचीत शुरू हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया जी सईद तजम्मुल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल सरकार इफ्को टोक्यो जो कंपनी है उनके बीच मामला हल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से 300 करोड़ रुपए के वाजिबुल अदा अभी तक इब्तदाई खबरों के मुताबिक है और गैर सरकारी अस्पताल जहां पर ये गोल्डन कार्ड्स का चलना था, जो एम्पैनल्ड अस्पताल थे, वहां पर शायद ये पूरा मामला रुक जाए एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर। इस तरीके की इतलात और खबरें जो है वो सामने आ रही है। अब बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात एक और अहम और हसास मामले की करते हैं। यह मामला मजहबी मामला भी है और यह मामला इंतहाई अहम भी है और इस मामले पर सियासत हरगिज ना हो बल्कि रियासती इदारे इस मामले पर कार्रवाई भी करें, जिसकी आगाही और जिसके बारे में खुद इंतजामिया की तरफ से कहा गया, क्योंकि बारामुल्ला की उस लापता लड़की के बारे में जबरदस्त इंकिशाफात हुए हैं जिनको लेकर पुलिस के पास बाज़ाब्ता तौर पर एक शिकायत भी थी। खबर यह है कि बैनुल मजहबी
तब्दीली का मामला है, मजहब तब्दील करने का मामला सामने आया है। और बारामूला की एक लड़की जो नॉर्थ कश्मीर की थी, उनका नाम तब्दील किया गया, मजहब तब्दील हुआ है और मजहब तब्दील होने के साथ उनकी शादी हुई है। एक तरफ से ये खबर सामने आई है, दूसरी तरफ से उसके वालिद का मानना है कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर 16 अगस्त को पुलिस स्टेशन क्रीरी के अंदर एक FIR दर्ज की थी उनकी बेटी के गुम होने की, जिसके बाद अब ये सोशल मीडिया पर खबर आई कि बेटी ने तब्दीली मजहब किया है, वो हिंदू हुई है और उसकी भी शादी नवी मुंबई के एक लड़के से हो चुकी है। दस्तावेज आपके सामने है। दूसरी तरफ से पुलिस ने इस पूरे मामले में नोटिस लिया है और पुलिस का मानना है कि BMS कानून के तहत, जो नया कानून बना है, उसके तहत कार्रवाई को यकीनी बनाया गया है और बहुत जल्द इसमें दीगर काम जो दीगर कानून के तहत कार्रवाई करनी है वो पूरी की जाएगी। लेकिन इस बीच साबिक मेयर जुनैद आजम मत्तू साहब भी मैदान में आए और जुनैद आजम मत्तू साहब ने एक डिटेल बयान जारी किया जिसमें लौजहाद और इस तरीके की बात सामने रखी गई और दूसरी तरफ से दरगाह हजरत बल के मामले को सामने रखा। कहा कि दरगाह हजरत बल के मामले में हजारों लोगों की मौजूदगी में जो कुछ हुआ उस पर इमाम मस्जिद पर तो FIR हुई, आनन फानन में कार्रवाई हुई, लेकिन यहाँ पर पुलिस बयान काफी नहीं है, यहाँ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और मजहब तब्दील करने की किसी को इजाजत नहीं है। तो ये किस तरीके से हो रहा है, तो ये मामला बड़ा हसास है। पुलिस ने तमाम लोगों से, सोशल मीडिया हैंडलर से भी अपील की है कि वो कोई भी हसास इंफॉर्मेशन इस हवाले से जारी ना करें। ताहम ये खबर सिर्फ इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि कल से ज़बरदस्त माहौल गर्म है नॉर्थ साउथ के अंदर, लेकिन इसमें हम यही बताएं कि पुलिस ने कार्रवाई की है और पुलिस ने तब कार्रवाई की जब इस खातून के वालिद ने बाज़ाब्ता तौर पर 16 अगस्त को ये लिखा था कि उनकी बेटी लापता है, जिसके बाद पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई की है। बहरहाल कार्रवाई क्या हुई है वो अपनी जगह है, मामला ये है कि मजहब तब्दील किया गया है, शादी भी हुई है। अब ये आपसी रजामंदी से हुई नहीं हुई क्या कुछ है वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस उस पूरे मामले पर देख रही है। सोशल मीडिया हैंडलर से कहा गया है कि वो कोई भी इश्तियाल इंगेज बयान को अपलोड ना करें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 बज गए। अब जम्मू कश्मीर के सियासी मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। इस मामले पर पुलिस की जानिब से फिलहाल नोटिस लिया गया है, मजीद तहकीकात जारी हैं, तफसीलात सामने आएंगी तो आपके सामने रखेंगे। बात मुख्तलिफ सियासी जमातों की, कुछ दिन बाकी रह गए हैं, पहले इंतखाबी मरहले की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यानी 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का पहला मरहला होगा। मुख्तलिफ पार्टियां मंशूर जारी कर रही हैं, कुछ करने आज जा रही हैं, कुछ कल और परसों में। लेकिन सबसे पहले बात आज के प्रोग्राम में होगी जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी की हिकमत अमली क्या है, उस पर जरा तफसीली गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि बैक टू बैक कुछ मीटिंग्स हुई हैं और सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये कि भाजपा अब जाकर अपनी पहली फहरिस्त जारी करने की तैयारियों में इस वक्त मसरूफ है और ये पहली फहरिस्त इतलात के मुताबिक 26 अगस्त को यानी परसों हम सबके सामने आ जाएगी। उम्मीदवारों के नाम पर तबादला ख्याल दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर हुआ, जहां पर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई और उस मीटिंग में बड़े चेहरे थे। जम्मू कश्मीर में पार्टी इंचार्ज जी कृष्ण रेड्डी, राम माधव, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, इसके अलावा कौमी सदर जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, रविंद्र रैना, अशोक कौल और दीगर तमाम लीडरान को दिल्ली मदऊ किया गया था और फीडबैक पार्टी काडर से जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से लिया जा रहा था। सबकी नजरें इस बात पर भी है कि पार्टी इंतखाबी मंशूर कब लाएगी, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कब करेगी। तो 2 लिस्टें जो दिल्ली हमारी जानकारी के मुताबिक गई थी, जिस पर तकरीबन जो 1 से 1.5 घंटे की तवक्को की जा रही थी मीटिंग होगी, वो मीटिंग 4.5 से 4.25 घंटे तक चली। सारे मामलात को डिस्कस किया गया और खबर यह है कि भाजपा फेस्ड मैनर में, जैसे कांग्रेस और बाकी जमातें कह रही हैं कि हम अलग अलग मराहिल के लिए मुख्तलिफ नामों का ऐलान करेंगे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए, तो परसों यानी 26 तारीख को पार्टी जराये के मुताबिक पहली फहरिस्त सामने आएगी, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा और बीजेपी इसमें पहले अलग अलग 24 हलकों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जहां पर अगर इत्तेहाद होता है तो उसका काउंटर कैसे किया जाए, इसके लिए मजबूत हिकमत अमली बने, इस पर भी तकरीबन 4.5 घंटे दिल्ली के अंदर तबादला ख्याल हुआ और इस बात पर भी आने वाले दिनों में फैसला मुतवक्के है कि क्या कुछ एक सीटों को कुछ एक हिस्सों के अंदर दीगर पार्टियों के लिए छोड़ा जा सकता है या नहीं। इस पर हतमी राय अगरचे कायम नहीं हुई, लेकिन पार्टी उम्मीदवार इतलात के मुताबिक 30 से 40% के आसपास ऐसे उम्मीदवार होंगे जो पहली मर्तबा बीजेपी की नुमाइंदगी करने के लिए मुख्तलिफ हलकों से मैदान में उतरेंगे। सेंट्रल
इलेक्शन कमीशन CEC जो बीजेपी का है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, उनका इजलास 26 अगस्त को होगा सुबह। और यह भी माना जा रहा है कि आज शाम को भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स का एक अहम तरीन इजलास वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ भी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकता है हो। और उसके बाद 26 तारीख को सेंट्रल इलेक्शन बोर्ड जो है वो बैठेगा, जिसके बाद नामों का ऐलान वहां पर किया जा सकता है। पहली फहरिस्त 26 तारीख को बीजेपी की तरफ से जारी की जाएगी और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक अहम तरीन मरकज़ और फोकस जो है वो 45 सीटें हैं जो जम्मू सूबे की हैं, और उसके साथ साथ वो हसास सीटें हैं जो कश्मीर सूबे के अंदर है, जहां पर पार्टी को लग रहा है कि पार्टी अगर मैदान में उतरती है तो मुकाबला दे सकती है और अगर एज सही से चला तो कामयाबी भी हो सकती है। उन नामों का भी इस पहली फहरिस्त में ऐलान किया जा सकता है। रात देर गए तक इजलास जारी रहा JP नड्डा साहब के सरकारी घर में, और वहां पर यह इजलास खत्म होने के बाद फैसला किया गया कि 26 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी का सेंट्रल बोर्ड दोबारा बैठेगा, जिसके बाद उम्मीदवारों का ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर किया जाएगा। टॉप प्रायोरिटी 45 सीट्स जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस में भी कुछ सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए जा सकते हैं। इस तरीके की इतलात और खबरें भारतीय जनता पार्टी के खीमे से सामने आ रही है। ये थी बात भारतीय जनता पार्टी के खीमे की, लेकिन जरा बात आपको कांग्रेस की भी बताते हैं, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद का ऐलान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर के अंदर किया और यह कहा कि 90 की 90 सीटों पर अलायंस मुकम्मल कर दिया गया है। ताहम इतलात और खबरों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच अलायंस मुकम्मल तौर पर अभी नहीं हुआ है और अभी भी सीट शेयरिंग के मामले पर इंतहाई अहम और हसास सवालात सामने आ रहे हैं। फ्रेंडली कॉन्टेस्ट का भी सवाल सामने आ रहा है और दीगर मामलात भी सामने आ रहे हैं। ताहम रात देर गए तक कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का इजलास हुआ, लेकिन उस इजलास के अंदर जो नई दिल्ली के अंदर कल हुआ, रात देर गए तक इजलास चला, उस इजलास के अंदर किसी भी कैंडिडेट को अनाउंस नहीं किया गया जम्मू कश्मीर के लिए। उसकी 2-3 बड़ी वजूहात थी, क्योंकि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने सीट शेयरिंग करनी चाहिए, उस तरीके से अभी तक वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट नहीं हो पा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार कहीं पर फॉर्म जमा कर चुके हैं, कहीं पर उन्होंने अपनी तैयारियां की हैं, वहीं पर कांग्रेस तमाम हालात वाक़ात पर गहरी नज़र रख रहे हैं। ताहम इत्तलात और खबरों के मुताबिक 9 कश्मीर सूबे के ऐसे नाम हैं जो ऑलमोस्ट फाइनल है और आज श्रीनगर के अंदर स्क्रीनिंग कमेटी का अहम तरीन इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है कि श्रीनगर के अंदर आज स्क्रीनिंग कमेटी का अहम तरीन इजलास होगा और उस स्क्रीनिंग कमेटी के इजलास के अंदर मजीद गुफ्तशनीद होगी और उसमें तकरीबन उन तमाम टॉप लीडरशिप को तलब किया गया है जिन्हें इंतखाबी दंगल में उतरना होगा। इतलात और खबरों के मुताबिक चेयरमैन जो कमेटी के हैं रंधावा साहब, सरदार SS रंधावा, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे श्रीनगर के अंदर। PCC के सदर तारिक हमीद कर्रा यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उनके साथ साथ सेंट्रल कमेटी के अरकान और दीगर मेंबरान भी श्रीनगर के अंदर मौजूद रहेंगे, जो दिल्ली से थोड़ी देर के बाद रवाना होंगे और तकरीबन 10:30-11 बजे के आसपास वो श्रीनगर पहुंचेंगे, जहां पर स्क्रीनिंग कमेटी का एक और अहम तरीन इजलास होगा और उम्मीद लगाई जा रही है कि कल शाम तक तमाम उम्मीदवारों का ऐलान भी किया जा सकता है। मुख्तलिफ मामला तबादले ख्याल में आ रहे हैं, मुख्तलिफ सीटों पर अभी भी तजब्जुब बरकरार है, लेकिन जो अफवाहें और खबरें फ्रेंडली कॉन्टेस्ट की भी सामने आ रही है, इसको लेकर कांग्रेस के अंदर जबरदस्त मंथन और बहस व तमहीज जो है वो जारी है। इस भी याद रखिएगा, कांग्रेस के लिए एक नई परेशानी कल तब खड़ी हुई जब वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर 10 सवाल कांग्रेस के सामने रखे और जब ये 10 सवाल कांग्रेस के सामने रखे उसके बाद मजीद मीटिंगें और मजीद मंथन का सिलसिला भी चला, क्योंकि कांग्रेस के इसलिए जम्मू कश्मीर जहां अहम तरीन हिस्सा है वहीं पर इंतहाई अहम उनकी मुल्की सियासत भी है, क्योंकि 370-35A का मामला जोड़ा गया, अलहदा झंडे और कानून की बात की गई और इसी तरीके से वो तमाम सवालात 10 सवालात
बीजेपी की तरफ से बीजेपी के सीनियर क़यादत जिनमें वज़ीर दाखिला साहब हैं, उन्होंने कल उठाया और जवाब देने के लिए कहा कि क्या वाकई तौर पर मुल्की सलामती का सौदा करने जा रही है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। अमित शाह ने कल बैक टू बैक 10 सवाल पूछे हैं कांग्रेस से। पहला बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में दोबारा अलहदा परचम या सेपरेट फ्लैग लगाने के वादे की हिमायत करती है? 370 या 35A की जो बात कही गई उस पर सवाल था। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफा 370 और 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को बदअमनी और दहशतगर्दी के दौर में धकेलने के फैसले की हिमायत करते हैं? तीसरा सवाल अमित शाह का कांग्रेस और राहुल गांधी से था। क्या कांग्रेस कश्मीरी नौजवानों के बजाय पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करके दोबारा अलहदगी पसंदी को फरोग देने की हिमायत करती है? चौथा सवाल था कि क्या कांग्रेस और राहुल गांधी एक बार फिर सरहद पार दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर तिजारत शुरू करने के फैसले से इसके माहौलियाती निजाम की हिमायत करते हैं? पांचवां सवाल था, क्या कांग्रेस दहशतगर्दी और पथराव के वाकयात में मुलव्वस अफराद के खानदानों को सरकारी नौकरियां बहाल करने और दहशतगर्दी या दहशतगर्दी के अलावा दहशत, डर, तनाव, हड़ताल और बंद के दौर को वापस लाने की हिमायत करती है? अगला सवाल था कि क्या इस इत्तेहाद ने कांग्रेस पार्टी का जो रिजर्वेशन मुखालिफ चेहरा बीजेपी के मुताबिक और अमित शाह के मुताबिक बेनकाब किया है? क्या कांग्रेस एनसी के इस वादे के साथ है कि वो दलितों, गुजरों, पहाड़ी और बाकी समुदायों की जो रिजर्वेशन है उसको खत्म करे? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य हिल को तख्ते सुलेमान और हरी पर्वत या हरी पहाड़ को कोहिमारन के नाम से जाना जाए? अगला सवाल था निजाम में शफाफियत पर कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की मईशत को एक बार फिर बदनवानी की आग और पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता चंद खानदानों के हाथ में देने की हामी है? क्या ये कांग्रेस चाहती है? ये सवाल पूछा गया था। और जो आखिरी सवाल था कि क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर दोनों खित्तों में यानी जम्मू और कश्मीर प्रोविंस के अंदर जो इम्तियाजी सियासत की अब तक बात होती रही है, जो कहा गया कि कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स ज्यादा हुई है या इस पर ज्यादा बात होती रही है, इस पर फौरी तौर कांग्रेस को जवाब देने की जरूरत है। इस पर कांग्रेस क्या सोचती है, उसके क्या तासुरात हैं, ये जवाब दिया जाए। ये वो 10 सवाल थे जो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और साथ साथ कांग्रेस से पूछे गए कि तफर्रुका अंगेज सोच और कश्मीर की खुद मुख्तारी देने की जो पॉलिसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही या जिसमें वो बार बार बात करती है, इस बार भी वादा किया गया और 2000 के रेजोल्यूशन का जिक्र किया गया। क्या कांग्रेस इसके साथ है या नहीं? सीधे 10 सवाल जिस पर कांग्रेस का जवाब आना बाकी है। एक तरफ से जहां कांग्रेस मीटिंग्स कर रही है लेकिन मुल्क की सतह पर सियासत काफ़ी गर्म हुई है, वहीं पर कांग्रेस के हवाले से एक और अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस का मंशूर लगभग तैयार हो गया है। कांग्रेस ज़रा के मुताबिक कांग्रेस का मंशूर बराए जम्मू कश्मीर तैयार हो गया है और कांग्रेस ने जो स्पेशल कमेटी तश्कील दी थी उन्होंने मसवदा मंशूर आला सतही कमेटी को सौंप दिया गया है और ड्राफ्ट मंशूर जो है वो बहुत जल्द मंजूर होने के बाद अवाम के सामने रखा जा सकता है। और इस मंशूर के अंदर जो इब्तिदाई खबरें हमारे पास है, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा है, रोजगार के मौके फराहम करना, फॉरेस्ट लैंड राइट एक्ट का या वो जो कानून है उस पर भी दोबारा गुफ्तगू की बात कही गई है। कांग्रेस हाईकमान ने पहले ही ये 5 गारंटियां अपनी सामने रखी थी जब उन्होंने नेशनल लेवल पर भी मैनिफेस्टो सामने रखा था, तो उस मैनिफेस्टो की अक्कासी आपको यहां पर भी दिखेगी कि जल, जंगल और जमीन ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिनकी हिफाजत जम्मू कश्मीर के लोगों को करनी होगी। और इस ज़िम्मन में बाज़ाब्ता तौर पर कमेटी ने आला सतही कमेटी जो मंशूर कमेटी थी जिसकी सरबराही प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज कर रहे थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट तश्कील दे दी है। कमेटी ने अपना काम मुकम्मल किया और माना जा रहा है कि ये जो बड़ा काम है ये मुकम्मल हो गया है और अब मंशूर बहुत जल्द आवाम के सामने रखा जा सकता है। याद रखिएगा मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्रीनगर के अंदर भी इस बात का वादा किया था कि जॉब क्रिएशन, इंडस्ट्री, टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर सेक्टर पर खुसूसी नजर रखी जाएगी। और इस ज़िम्मन में अब आगे होगा क्या, किस तरीके से और मंशूर के अंदर बातें होंगी, वो तभी सामने आएगा जब मंशूर कांग्रेस की तरफ से सामने रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये कि रियासती कांग्रेस कमेटी ने जिसे ये काम सौंपा गया था कि जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए मंशूर को तश्कील दिया जाए, मंशूर लगभग मुकम्मल हो गया है। रियासती सदर की मंजूरी के बाद उसे आला सतही कमेटी को वो रिपोर्ट जो है वो मरकजी कांग्रेस
कांग्रेस को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद माना जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर मंशूर को अवाम के सामने कांग्रेस रखने जा रही है। लगभग मुकम्मल हो गया है और मेन फोकस स्टेटहुड, जॉब, फॉरेस्ट राइट और दीगर मामला पर रखा गया। तो यहां पर सीधे सीधे सी बात है कि 35A और 370 का मामला यहां पर आपको इस मंशूर के अंदर बराह रास्त कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। चलिए, ये कांग्रेस के हवाले से बात थी। इससे पहले ब्रेक पे जाएं, अहम तरीन खबर आपको एक और खेमे से, यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी क्या कर रही है। तो आज एक अहम दिन, जम्मू कश्मीर में बीजेपी के बाद कांग्रेस और फिर उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए भी, क्योंकि पीडीपी आज अपना इंतखाबी मंशूर जारी करने जा रही है। 3 बजे के आसपास पार्टी सदर की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इतलात के मुताबिक मुलाजमत, नौजवानों या कैदियों की रिहाई एजेंडे में शामिल है। सेल्फ रूल का नारा जिसको दोहराया जा सकता है, जो माजी में भी तरजीहात में रहा, जिस पर बात सेल्फ रूल की कुछ अक्कासियां जो है उस पर बात हो सकती है। शायद ये वादा दोहराया जा सकता है और पार्टी सदर की जानिब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो मुमकिन है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से बड़ी बातें कही गई, शायद उस लाइन को कहीं ना कहीं पीडीपी टच करते हुए नजर आएगी, इंक्लूडिंग रियासती दर्जे की बहाली, जो सारी जमातें कहती रही हैं। लेकिन 35 से और 370 पर जो एक वाज़ेह मौक़िफ़ लोकसभा इंतखाबात में भी इंतखाबी तशहीर में दोहराया जाता रहा, उस पर शायद पीडीपी आज दोबारा तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश करेगी। श्रीनगर के अंदर ये मीटिंग होगी, जहां पर इतलात हैं कि जम्मू कश्मीर को वापस पावर प्रोजेक्टों की मुंतकली का मामला, जॉब प्रोडक्शन या जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई का मामला, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो आप सबको याद होगा कि नई एक्साइज पॉलिसी के तहत शराब की दुकानें 50 से ज्यादा मकामात पर खोली गई, दर्जनों मकामात कश्मीर के अंदर भी चुने गए, उसके खिलाफ भी कांग्रेस पीडीपी का एक वाज़ेह एजेंडा रहा है। जो सोर्सेज हैं विद इन द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उनका मानना है कि बिहार की तर्ज पर ड्राई स्टेट बनाने की कोशिश होगी और चंद मकामात पर आपको ये अवेलेबिलिटी होगी ताकि टूरिस्ट कहीं पर दिखे। ये जो आम खाम में भी दुकानें खुल रही हैं, शायद इस पॉलिसी में बड़ी तरमीम की बात पीडीपी की तरफ से रखी जाएगी। और फिर साथ साथ स्टेट रोड, पावर प्रोजेक्ट, जॉब, प्रिजनर्स की रिहाई और दीगर मामला जो हैं वो आज के मंशूर में होगी। तकरीबन 3:15 बजे के आसपास पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर दफ्तर पर यह अहम तरीन इजलास प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें पीटीपी सदर महबूबा मुफ्ती और तमाम नामजद उम्मीदवार जिन्हें मैदान के अंदर उतरना है उन्हें यहां पर रखा जाएगा और यहां पर पार्टी जो है वो अपना मैनिफेस्टो रिलीज करेगी। बड़ी खबर कि आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर रही है। इस खबर पर एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि दिल्ली से एक बड़ी सरगर्मी हो रही है और कांग्रेस खीमे के अंदर एक बड़ी गर्माहट है। मामला कहां की ओर जाएगा, दोबारा से कांग्रेस की खबर पर आएंगे और आपको अपडेट करेंगे। लेकिन छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद बड़ी खबर से दोबारा आगाज।